We'll study about This call is now being recorded. standing levels and trophic levels. Now, organisms occupy a place in natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organisms. Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. Producers belong to the first trophic level, herbivores primary consumer to the second and carnivores जो कि secondary consumer है to the third. ये हमने कल डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी एंड टर्शियरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोरस जिसको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होगा कार्निवोर जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे एंड फर्दर इकोसिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है वो 10% की लॉ को यूज करते हुए कम होते जाती है when any organism dies it is converted to the detritus or dead biomass that serves as an energy source for decomposers तो डेथ होने के बाद उसकी एनर्जी डिकम्पोजर्स के पास ट्रांसफर हो जाती है organisms at each trophic level depend on those at low trophic level for their energy demands जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रॉपिक लेवल में डिपेंड करते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पे वो डिपेंड करते हैं एनर्जी डिमांड्स के ऊपर कि उनकी एनर्जी इनटेक कितनी है एग्जांपल ईच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप क्या है मान लो सेकेंडरी कंज्यूमर में एक एक्स अमाउंट की एनर्जी अवेलेबल है फिर वहां से वो टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगी तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास एक फिक्स टाइम पे अवेलेबल है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोमास और द नंबर ऑफ यूनिट एरिया डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि standing crop is measured as mass of living organisms or biomass or the number in unit area. The biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. Measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. The number of trophic levels in grazing food chain is restricted as transfer of energy follows 10% law. Okay. The number of trophic levels grazing food chain में restrict होता है क्योंकि loss of energy के हिसाब से only 10% energy next trophic level से next trophic level में transfer होती है. Okay. Is transfer from each trophic level to the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels. Example, producers, herbivorous, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. अब हम एग्जांपल यहाँ पे दिया है देखो सन जो है और हीट इन दोनों के मदद से प्रोड्यूसर्स ने या प्लांट्स ने क्या बनाया अपना फूड फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स प्लांट उसको किसी प्लांट्स को किसी हर्बीवोर ने खाया जिसकी वजह से आधी एनर्जी हीट लॉस के फॉर्म में निकल गई और आधी उस हर्बीवोर के बॉडी में गई तो ये 10% से गई होगी जितनी भी एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर ने बनाई थी फिर उस वर्म को स्पैरो ने खाया तो अगेन एनर्जी लॉस हुई मेजरली हीट के फॉर्म में एंड बाकी एनर्जी स्पैरो के पास गई जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में बैठा है जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल रहे हैं देखो ट्रॉपिक लेवल थर्ड है क्योंकि प्रोड्यूसर से ही हम ट्रॉपिक लेवल गिनते हैं बट उसके नेमिंग में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा जैसे कि ऊपर देखा प्रोड्यूसर होता है सेकेंडरी कौन होता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर थर्ड लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फोर्थ लेवल पे टर्शरी तो यहाँ पे स्पैरो को ईगल या वल्चर खाएंगे तो ये इनके पास भी आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी और आधी
उसके बॉडी में जाएगी। नौ, यहाँ पे फर्दर है कि अगर उसको कोई और मतलब और हर्बिवोरस खाए जो कि मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल में जा सकता है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली और भी कोई हो सकता है प्लांट से नीचे, कैटरपिलर और अदर प्लांट ईटर, और ये सब लोग डेड हो जाए तो डायरेक्टली जो डेथ के पास नीचे जाएगा ऑर्गेनिजम्स के पास, जिसको डेथ हीटर्स फूड चेन बोला है, उसके अंदर वो एनर्जी पहुंच जाती है और उसमें भी आधी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। जो नीचे की तरफ आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डेथ हीटर्स फूड चेन को भी बता रहा है। नो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, you must be familiar with the shape of pyramid. The base of pyramid is broad and it is narrow towards the apex. One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between organisms. तो आपको यहाँ पे अलग अलग टॉपिक लेवल पे डायग्राम दिख रहा होगा जो हम बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं। तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। ये इंडिकेट करता है कितना एनर्जी ने एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है, या कॉन्सेंट्रेशन भी बताता है, जैसे प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना है, कंज्यूमर नंबर कितना है, और the relationship is expressed in terms of number, biomass, or energy. The base of each pyramid represents the producers or the first trophic level, while the apex represents the tertiary or top level consumer. The three types of ecological pyramids are usually studied, that is pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. तीन ट्रॉपिक लेवल की हम पिरामिडल स्टडी करते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये जो है, ये है पिरामिड ऑफ नंबर। आप देख सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे ओनली three top carnivores are supported in an ecosystem based on production of nearly 6 million plants. 6 मिलियन के आसपास प्लांट्स बना रहे हैं एनर्जी, बट उस एंड में जो टॉप पे बैठा है कंज्यूम करने वाला, उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर सिर्फ 3 है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, तो प्रोड्यूसर्स 6 नंबर में आप समझो कि प्रोड्यूसर्स 6 लाख के आसपास हैं, सॉरी 6 मिलियन के आसपास हैं, और जो टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं वो 3 ही क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इससे क्वांटिटी ऑफ नंबर से हमें डिफरेंस समझेगा कि 10% लॉ की एनर्जी से कितना नंबर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो प्रोड्यूसर्स ऑल्दो 6 मिलियन है, बट जो टॉप पे बैठा हुआ है इस चेन के, उसका नंबर बहुत ही कम है। ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी ट्रांसफर में कितना इफेक्ट होता है, क्वांटिटी या उस पॉपुलेशन के नंबर पे कितना इफेक्ट होता है एनर्जी ट्रांसफर का, वो पता चलता है। यहाँ पे लिखा भी है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन नियरली 6 मिलियन प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स। सेकेंड एक डायग्राम है जो ड्राई वेट पर केजी मीटर स्क्वायर में दिखा रहा है, और एक साइड है ट्रॉपिक लेवल, अगेन वही प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इसके अंदर भी देखो कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है शार्प डिक्रीज दिखा रहा है एट हायर ट्रॉपिक लेवल पे। तो पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर वो हमेशा एक पिरामिडल डायग्राम शो करता है। ऊपर अब बेस, ऊपर अपेक्स होगा, नीचे बेस होगा, और ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है।
मतलब प्रोड्यूसर का ज्यादा रहेगा, पीसी से पीसी ज्यादा रहेगा, एससी से एससी ज्यादा रहेगा टर्शियरी कंज्यूमर से। ओके। बट तीसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, जो स्टैंडिंग क्रॉप का होता है वो इन्वर्टेड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ पे, वाटर के अंदर या एक्वाटिक के अंदर ना। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली इन्वर्टेड फॉर्म में शो होता है। बायोमास ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एक्वेटिक जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, ये हमेशा याद रखना है। एक ऑप्शन इसमें फाइटोप्लैंक्टन 21 होता है, बट वो सपोर्ट करता है एक अच्छा खासा क्वांटिटी में जू प्लैंक्टन को, जबकि इसमें ये नंबर का डिफरेंस काफी था, 809 में 37, इसमें 21 में 4, तो काफी ज्यादा रेशियो है कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। ओके। और प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर प्रोड्यूसर से ज़्यादा है, जैसे इसमें प्रोड्यूसर को 4 दिया गया है एंड प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर उसके ऊपर फीड करने वाले का ज़्यादा दिया है 21, तो इसमें प्रोड्यूसर कम है एंड कंज्यूमर ज़्यादा है, तो इसको हम पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एक्वेटिक बोलते हैं। तो ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये एक लौता ही तुम्हें बायोमास का स्ट्रक्चर याद रखना है जो इन्वर्टेड है। नाउ नेक्स्ट है एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। आइडियली क्या होता है, प्रोड्यूसर्स ने 10,000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस की, वो 10% लॉस है, अगले उसमें कितनी हो गई, 1000 हो गई, फिर अगले 10% लॉ में पीसी से एससी सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, तो अगेन 10% लॉ फॉलो करके 100 हो जाएगी, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर से वो जब टर्शरी कंज्यूमर में जाएगी तो अगेन 10% कम हो जाएगी एंड बन जाएगा 10 जूल्स। एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जो हमने कल देखा था। क्या होता है, ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन का लॉस हटा दो तो एनपीपी मिल जाएगा, हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास एंड नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ट्रॉपिक लेवल। No generalizations we make will be true if we take only a few individuals at a tropic level into account. Also, a given organism may occupy more than one tropic level simultaneously. One must remember that tropic level represents a functional level, not a species as such. A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a sparrow is primary consumer when it eats seeds, fruits and peas, or a secondary consumer when it eats insect and worms. तो हम लोग इसके नंबर के हिसाब से जज नहीं करेंगे, वो क्या फीड कर रहा है उस हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। In most of the ecosystems, all the pyramids of number of energy and biomass are upright, जो कि हमने अभी देखा, pyramid of number, energy and biomass upright है, that is producers are more in number and biomass than herbivores, whereas and herbivores are more in number and biomass than carnivores। ये फर्दर ऑर्डर है कि एक बड़ा रहेगा सक्सेसिव वाला शॉर्ट, जैसे प्रोड्यूसर बड़ा होगा प्राइमरी से, प्राइमरी बड़ा होगा सेकेंडरी एंड सेकेंडरी बड़ा होगा टर्शरी से। ऑल्सो एनर्जी एट लो ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज लो देन एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, बट देयर आर एक्सेप्शन, जो मैंने बोला एक ही एक्सेप्शन है। इफ यू वेर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग अ बिग ट्री, what kind of pyramid would you get? Now add and estimate the number of small birds depending on insect and also on the larger birds eating the smaller. Now the pyramid of biomass in sea is generally inverted, जो कि हमने देखा, because biomass of fishes far exceeds than that of phytoplankton। यहाँ पे जो डायग्राम हमने अभी जस्ट देखा ये इन्वर्टेड वाला, इसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर्स है बायोमास का वाटर में वो बहुत कम है, जबकि उसको फीड करने वाले फिशेस या जू प्लैंक्टॉन्स बहुत ज्यादा है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल है। कौन सा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, सिर्फ यही इन्वर्टेड है, बाकी सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके।
Now pyramid of energy is always upright, can never be inverted क्योंकि energy 10% लॉस से कम होती जाती है. Because when energy flows from one particular tropic level to the next tropic level, some energy is lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each tropic level in given time or annually per unit area. ओके, हर बार पिरामिड का इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रॉपिक लेवल में एट ए गिवन टाइम पे प्रेजेंट है. However, there are certain limitations of ecological pyramids, such as it does not take into account the same species belonging to two or more tropic level. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramids, and even though they have vital role in ecosystem, तो they are discussing कि इस रोल में हम टर्शरी के बाद डेट्रिटस फूड चेन या इनको भी इंक्लूड कर सकते थे, बट हमने किया नहीं है. तो उसका लॉजिक ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि हम उसके पिरामिड को हम सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजिकल पिरामिड से एक एनर्जी ट्रांसफर और प्राइमरी कंज्यूमर से लेके टर्शरी कंज्यूमर तक का जो एनर्जी फ्लो है वो सब स्टडी कर सकते हैं. इससे कितना स्पीशीज है ये स्टडी नहीं कर सकते हैं. जैसे मैं अगर बोलूँ कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है सेकेंडरी कंज्यूमर के कंपेयर में, बट मान लो डियर की पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिवली टाइगर के पॉपुलेशन में, तो वो इंडिकेट ये नहीं करेगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर कम है सेकेंडरी कंज्यूमर से. वहां पे सिर्फ इंडिकेशन या पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एनर्जी में हमें एनर्जी का चैन मिलेगा. स्पीशीज काउंट नहीं कर सकते हैं पिरामिड से, बिकॉज वो कोई टेक्निक नहीं है. हम यहाँ पे सिर्फ बायोमास और एनर्जी कितना हर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रहा है वो गिन सकते हैं. ओके, तो ये चैप्टर खत्म हुआ. इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत शॉर्ट चैप्टर था. इसमें कुछ चीज़ें जो आपको पॉपुलेशन वगैरह हैं वो याद रखनी पड़ेगी. एक्वाटिक कौन सा स्ट्रैटिफैक्शन है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. नाउ वी विल मूव फर्दर टू द न्यू चैप्टर. ओके, ये चीज येलो होती है. इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, मुझे नहीं पसंद. हाँ, उसने जो बोला सही है. किसी को भी नहीं पसंद होगा खाना, कोई भी पूप नहीं खाएगा. पर मुझे तो इसे खाना बहुत पसंद है. मैं तो रोज ही now the last chapter of our ecosystem is, देखो इकोसिस्टम पे आपको नीट के लिए बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी. क्यों? क्योंकि इन तीनों में से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी इन दोनों से एक या मोस्टली बहुत रेयरली 2 क्वेश्चन. तो सिर्फ स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी, बिकॉज उसके बाहर जाके कुछ फायदा नहीं है इसमें से. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जो भी फ्लोरा और फाइना लिविंग ऑर्गेनिज्म ये अर्थ पे है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों से बना हुआ है. नाउ इट इज अवर पर्सनल राइट एंड एथिक्स टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बट ह्यूमंस आरंट डूइंग दैट. हमें लगता है कि हम सबसे डोमिनेंट स्पीशीज हैं, सो वी कैन do anything with the mother earth, but that is not the correct way. Along with पोरीफेरा से लेके मैं तो बोलता हूँ प्रोटोजोआ से लेके मैमेलिया तक सबके पास अर्थ ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है टू सर्वाइव, टू फीड, टू रिप्रोड्यूस and to live their own life. But what mammals have them, as they are more adept and more skilled, they have used it in the negative way, एंड जिसकी वजह से मदर अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी वो काफी अफेक्टेड है. सो लेट्स सी, पहले तो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर कितना कंजर्वेशन के ऊपर वी कैन फोकस. दैट विल बी आवर प्राइम टारगेट. नाउ इफ एन
alien from a distinct galaxy were to visit our planet Earth. मान लो जादू का भाई अर्थ प्लैनेट को देखने आए. The first thing that would and baffle him would most probably the enormous diversity of life that he would encounter. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share their planet never ceases to astonish and fascinate us. हमें पता है कि हमारे अर्थ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी है. जैसे आप इंडिया का ही बायोडाइवर्सिटी ये देखो, अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे तो आप माउंटेन रीजन्स की तरफ चले जाओगे जहाँ पे स्नोफॉल भी होती है. अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओ तो हाई वाटरफॉल या ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा. अगर आप ईस्ट की वेस्ट की तरफ चले जाओ गुजरात साइड तो आपको बीचेस मिलेंगे. एंड राजस्थान साइड डेजर्ट रीजन में मिल जाएगा. अगर आप लोअर रीजन में जाओ या सेंट्रल रीजन में जाओ तो अगेन प्लेन एंड प्लेट्यू रीजन मिलने लगेंगे. तो यहाँ पे इंडिया में हर 100 to 200 किलोमीटर पे along with flora and fauna बायोडाइवर्सिटी चेंज होते रहती है. इट इजंट कि सेम है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे पास सेम ऐसा नॉर्मल land region है. No, we have totally different land region in different states, and this is what we call biodiversity. Biodiversity जितनी डाइवर्स होगी उतना फ्लोरा और फौना और उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म सपोर्ट करते हैं उतना ही उनकी नंबर्स मेंटेन रहेंगे. Now, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it harder to believe that there are more than 20,000 species of ants. हमें तो दो तीन ही कलर पता है, जैसे रेड कलर एंड ब्लैक कलर एंड स्मॉल वाली और एक बड़ी एंड जिसको हम मकोड़ा बोलते हैं. आई डोंट नो आपके कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट दैट ब्लैक बिग एंट एंड वो स्मॉल रेड और ब्लैक एंड्स को छोड़ के हमें लगता होगा और कितनी एंट की स्पीशीज हैं, बट टोटल 20,000. इट्स रियली अ ह्यूज नंबर. 20,000 एंट की स्पीशीज हैं. नाउ नेक्स्ट इज 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. Now, ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking the important question: why are so many species? Did such great diversity exist throughout Earth's history, and how do this diversification come about? How and why is the diversity important to biosphere? Would it function any differently if diversity was much less? How do humans benefit from diversity of life? So basically, we'll start with biodiversity. What is biodiversity? Now, in our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only on the species level but also on the biological organization, ranging from macromolecule within the cells to biome. Now, biodiversity is a term popularized by a sociobiologist. बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो सोशियोबायोलॉजिस्ट जो सोशल सोशल सब्जेक्ट्स में ये करते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, जैसे एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब the combined diversity at all levels of biological organization. The most important of them are genetic diversity. हमारे अंदर डाइवर्सिटी होने का रीजन क्या है बायोस्फीयर में या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे जीनेटिक डाइवर्सिफिकेशन genetic diversity. A single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. The genetic variation shown by medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of the active chemical rasparin. The plant produce India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of like
अब आपको पता है राइस के अंदर हमारे इंडिया में बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारे मॉडल के राइस मिलते हैं, राइट फ्रॉम स्मॉल लेवल टू बासमती राइस। तो ये सब जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज हैं, स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। Species diversity. The diversity at species level, for example, the Western Ghats have greater amphibian species diversity than Eastern Ghat. The diversity at species level, for example, Western Ghat have greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. दोनों घाट्स में ड्यू टू स्पीशीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में ज्यादा स्पीशीज है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ओके, नाउ ecological diversity at the ecosystem level. India, for instance, with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, and estuaries, and the alpine meadows, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. इकोलॉजिकल लेवल पे इंडिया के पास काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है देन इन अदर कंट्री, जैसे यहाँ पे नॉर्वे के साथ कनेक्ट किया गया स्कैंडिनेवियन कंट्री। नाउ हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया? नाउ सिंस देयर इज अ पब्लिश्ड रिकॉर्ड of all the species discovered and named, we know that many species, all of them, have been recorded so far. But it is not easy to answer in question of how many species are there on earth, क्योंकि बहुत सारे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 1.7 to 1.8% स्पीशीज ही डिस्कवर्ड हैं, बाकी मोर देन 5 मिलियन स्पीशीज स्टिल अनडिस्कवर्ड है। Now nature and natural resource, according to International Union of Conservation of Nature and Natural Resource, IUCN इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN। सीधा ये मत करना इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, याद रखना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड natural resource, IUCN 2024. The total number of plants and animal species described so far is more than 1.5 million species, but we had no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. Okay, estimate vary widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomic grade countries, taxonomic group species in winters are more complete to temperature than in tropical countries. Now, considering that an overwhelmingly large population of species waiting to be discovered are in the tropic, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustivity studied group of insect and extrapolate this ratio to the other groups of animal and plants up with a gross estimate of total number of species on earth. Some extreme estimates about 36, some extreme estimates range from 20 to 50 million। ये अंडरलाइन कर दो कि कुछ लोग स्पीशीज का काउंट 20 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 2 to 5 करोड़ स्पीशीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मेजर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। कितना होता है? 7 मिलियन। एक 1 मिलियन 10 लाख होता है, 7 मिलियन 70 मिलियन के आसपास होता है। ओके, तो मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिक साउंड एस्टिमेट बाय रॉबर्ट में, वो याद रखना है 7 में। Now next is, let us look some interesting aspects in about Earth's biodiversity based on currently available species inventories. More than 70% of the all the species recorded are animals majorly, while plants including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm and angiosperms
कंपेयर नो मोर देन 22%, सब मिलाकर 22 है, एनिमल कितने हैं, बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली टू प्लांट्स. Now the total means that out of every 10 animal on this planet, 7 are insect. However, how do we explain this enormous diversification? ये याद रखना 70% कीड़ों के हैं और वो कंपेरेटिवली टू एनिमल कम है, एंड 10 में से 7th हर सेकेंड आर इंसेक्ट, मतलब ऑर्थोपोडा सबसे ज़्यादा है. Now, how do we explain enormous diversification? The number of fungi species in the world is more than that the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. That is, biodiversity is depicted showing species number of major taxa. Okay. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं. वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा नंबर है फिशेस का, फिर नंबर है मैमल्स का, फिर बर्ड्स का, फिर रेप्टाइल्स का, फिर एम्फीबियंस का. ओके, ये क्या है? रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रपोर्शनेट नंबर एंड स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ प्लांट्स. ओके, तो बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड. नेक्स्ट है प्लांट्स का. प्लांट्स में सबसे ज्यादा नंबर है फंगस और एंजियोस्पर्म का, लगभग आसपास है. नेक्स्ट है अलगी, उसके बाद है मॉसेस एंड फर्न्स, एंड सबसे लास्ट है लाइगिन. ये डायग्राम में लेबलिंग पूछा जाता है. मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स. ये वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स पे है. इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्टा सबसे ज्यादा है, फिर मॉलस्का, ये तो हमें एनिमल किंगडम से भी वी नो इट, क्रस्टेशियंस एंड अदर ग्रुप एनिमल. वेरस प्लांट्स की बात करें तो मेजरली फंगस है और एंजियोस्पर्म्स हैं. नेक्स्ट पे है अलगी, नेक्स्ट पर है मॉसेस एंड फर्न, सबसे कम या रिड्यूस नंबर पे है हमारा लाइकेंस, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी बिलोंगिंग टू यूनिवर्स. Okay, now it should be noted that this estimate do not give any figures for prokaryotes. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for carrying the microbial species, and many species are simply not curable under laboratory condition. ठीक है, तो ये लेबलिंग is more important. If we accept biochemical molecular criteria for delineating species of this group, their diversity alone might run into millions. ये अगेन स्पीशीज के नंबर को नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ कितने हर एनिमल के स्पीशीज में, प्लांट के स्पीशीज में, फ्लावर के स्पीशीज में कौन कितना मिलेगा वो रेशो दिया है. तो आपको रेशो याद रखना है. इसमें अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी कितने स्पीशीज है वो नहीं दिया गया है. ओके, तो ये याद रखना. तो सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट में है फिशेस, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, फिर एम्फीबिया, फिर मैमल, फिर बर्ड्स एंड देन रेप्टाइल्स. और इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट, मोलस्का, क्रस्टेशियन और अदर ग्रुप एनिमल्स. और प्लांट्स में फर्न्स, मासेस, फंगी, अलगी, लाइकन्स एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द coming lecture. Okay, thank you, have a nice day. और एक बार रीड कर लेना. नेक्स्ट उसमें मैं लास्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा.